ये तो जुर्म है जी। तो मैं मेरा व्यू ये है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा ज्यादा खींचा जा रहा है इस मसले को कि भाई जब टेक्निकली और कॉन्स्टिट्यूशनली कोई ऐसा हमारे पास प्रावधान है नहीं कि मंत्री कौन हो, उसकी शिक्षा दीक्षा क्या हो, प्रधानमंत्री की क्या शिक्षा दीक्षा हो, तो ये टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशनली तो ये वैलिड मामला बनता ही नहीं कि वो इंटरमीडिएट हैं या एमए पास हैं या कि बहुत बड़ा शिक्षा शास्त्री ही देश का शिक्षा मंत्री होना चाहिए। फिर लोग कहेंगे कि जितने विभाग हैं सबका जो मंत्री होना चाहिए उस क्षेत्र का एक्सपर्ट होना चाहिए, और प्रधानमंत्री तो फिर वो महाविद्वान होना चाहिए, नोबेल प्राइज विनर टाइप होना चाहिए। तो ऐसा भारत के लोकतंत्र में या दुनिया के किसी खूबसूरत लोकतंत्र में ऐसा संभव नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि केवल आप पढ़े लिखे हैं इससे नहीं तय होता है कि आप देश या मंत्रालय या विभाग चला लेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि स्मृति ईरानी जी को मानव संसाधन मंत्री बनाने का फैसला प्रधानमंत्री का है, वो जिसको चाहे उसको बनाए, ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि अपनी कैबिनेट का वो कैसा चेहरा पेश करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, एक मसला जरूर है जहां रिजर्वेशन हो सकते हैं, आपत्तियां हो सकती हैं, सवाल हो सकते हैं, वो है कि अलग अलग समय पर जो हलफनामा दायर किया गया उसमें अपनी योग्यता को उन्होंने अलग अलग बताया है। अगर ऐसा है तो मैं नहीं जानता, लेकिन पेपर दिखाए जा रहे हैं और अखबारों में भी छप रहे हैं, टीवी में भी दिखाए जा रहे हैं। अगर वे सच हैं तो ये वाकई एक गंभीर मामला बनता है और ये कानून का उल्लंघन है। ये एक प्रश्न जरूर है। हाँ, ये अलग बात है। अब जैसे कपिल सिब्बल, अभी हाल में अफजल साहब बता रहे थे कि उस मंत्रालय में बड़े लोग हुए। भाई कपिल सिब्बल तो इतने विद्वान थे, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में जितनी बड़ी गड़बड़ियां और जितने भयानक फैसले हुए जो उच्च शिक्षा को बर्बाद करने वाले हैं, वो उनके कार्यकाल में हुए, पल्लम राजू के भी कार्यकाल में हुए। ये दोनों बड़े पढ़े लिखे हैं। तो क्या हुआ भाई, इस देश में हुमायूं कबीर रहे हैं, नूरुल हसन साहब रहे हैं, आप इसके पहले आप जाइए तो छागला साहब रहे, बड़े बड़े लोग रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। संभवतः सबसे कम पढ़ी लिखी यही शिक्षा मंत्री होंगी, इसमें भी मैं मानता हूं, ये भी स्वीकार करता हूं। लेकिन सवाल यह है कि शिक्षा नीति कैसी लागू करने जा रहे हैं आप इवॉल्व क्या कर रहे हैं अपनी पॉलिसीज को, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल मीम साहब, अब यही सवाल मैं आपसे पूछूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कपिल सिब्बल के दौरान जो यूपीए सरकार में जिस तरीके से एचआरडी मिनिस्ट्री चला करती थी और जो एक तरह से शिक्षा प्रणाली में फेरबदल किया गया, खास करके अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, यहां पर जैसे ही आपने 4 साल ग्रेजुएशन के लागू किए, इसके साथ जो आपने सेमेस्टर सिस्टम लागू किया, इसमें तमाम गड़बड़ियों की बात सामने आ रही है। क्या इस पर चर्चा हमें नहीं करनी चाहिए, या हम इस बात पर चर्चा करते दिखाई दें कि स्मृति ईरानी 12th पास हैं या ग्रेजुएट हैं? बताइए, इस पर क्या चर्चा हो सकती है? नहीं, देखिए, इस पर हमने चर्चा शुरू नहीं की, उन्होंने ट्वीट किया और इत्तेफाक से ये ट्वीट उससे भी पहले मधुकेश्वर ने किया, जो बाकायदा मोदी जी की जबरदस्त सपोर्टर रही हैं। मैं निजी तौर पर इंटेलेक्चुअल लेडी हैं। नहीं, निजी तौर पर मेरा मानना है अफजल साहब, हमने जब अगर कोई बड़ा पद मिल जाता तो शायद ये ट्वीट नहीं आता। मैं उनकी मंशा पर शक नहीं कर रहा हूं, हमारी मित्र नहीं है, हम बहुत आदर करते हैं उनका, बहुत आदर करते हैं। आपने पॉलिसीज के बारे में कहा जी, जो आपने पॉलिसीज के बारे में, उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है जी, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं, उस पर बहस होनी चाहिए। मैं खुद भी उन लोगों में शामिल हूं जो इस पर बहस चाहता था, लेकिन जाहिर है कि बहस करने से सब चीजों का हल नहीं निकलता, सरकार अपने फैसले लेती है कभी कभी। लेकिन मीम साहब, अब इस पे बात यहां पर आकर टिकती है कि क्या ऐसा नहीं है कि कांग्रेस आजकल दरअसल एक खिसियानी बिल्ली की तरह ज्यादा दिखाई देती है? आप लोग बहुत मीन मेक निकाल रहे हैं। क्या एक नई सरकार को गठन के साथ ही इतनी आलोचना झेलनी पड़े, जहां उसके शपथ ग्रहण समारोह पर सवाल उठाए जाएं, जहां पाकिस्तान से अगर आप लोगों को बुलाते हैं या अन्य देशों से बुलाते हैं तो वहां पर आपको दिक्कतें होती दिखाई देती हैं, जहां स्मृति ईरानी का मसला इतना बन जाता है, धारा 370 पर इतना विवाद, ऐसा लगता है कि सरकार ने शपथ लिया नहीं और कांग्रेस पार्टी पूरे हथियार लेकर कूद पड़ी है मैदान में? अजय जी, देखिए, अपोजिशन का जो रोल है वो तो हमको अदा करना है। वो पहले दिन से हम अदा करेंगे, दूसरे दिन से करेंगे, तीसरे दिन से करेंगे, जिस दिन गलती करेंगे उस दिन करेंगे। नंबर 2 जी, आपको ये देखने की जरूरत है, इससे भी बड़ा अहम सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि आपने मुद्दा, आप बार बार ये प्रोपेगेंडा कर रही है सरकार कि हमने जो है विकास के नाम पर चुनाव लड़ा है, हम विकास चाहते हैं जी। आप ये देखिए कि विकास की बात तो हुई नहीं, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आ गए, सार्क के लोग आ गए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स शुरू हो गई, उसके बाद ये दफा 370 शुरू हो गई। तो ये डाइवर्जन करने की जो कोशिश है सरकार की, हम इसकी तरफ लोगों की तवज्जो क्यों ना दिलाएं? आप मुझे बताइए,
हमारा काम है विपक्ष के अंदर ये। अगर हम कल तक हमारे ऊपर इसी तरह का विपक्ष अगर बात करता था तो आज हमारी ये ड्यूटी है, ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, ये डेमोक्रेसी की जिम्मेदारी है कि हम जिन चीजों को गलत समझें या ये समझें कि ये सरकार अगर असल मुद्दे की तरफ से डाइवर्ट कर रही है, हमारा काम है तवज्जो दिलाना। चलिए मेम साहब, हम आते हैं एक छोटी सी, और मैं समझता हूं मीडिया का भी इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है और मीडिया को कोऑपरेट करना चाहिए। अब देखिए, अभी आप कोऑपरेट की बात करते हैं, मैं आता हूं उस पर। पहले हमारे अभी तक आपने महंगाई के बारे में कोई बात सुनी? नहीं, उस पर भी चर्चा शुरू हो गई है, मैं आता हूं उस पर भी बात करेंगे। कोई बीन साहब, हम लोग उस पर बताइए कि इन्होंने कोई काम वो किया हो जिसका बीन साहब, हम लोग इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, आप निश्चिंत रहिए, इस पर बातचीत होगी बहुत जल्दी। हम न्यूज नेशन पर ये खबर भी आपको दिखाने वाले हैं कि महंगाई का क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले आइए जरा स्मृति ईरानी के संबंध में जो उन्होंने हल्फनामा दिया, उस पर जो विवाद की बात सामने आ रही है, उसका क्या मायने निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जरा इस पर एक छोटी रिपोर्ट देख लेते हैं। इन दोनों तस्वीरों के बीच न सिर्फ 10 साल का फासला है बल्कि एक बहुत बड़ा फर्क भी है। पहली तस्वीर में दिख रहा एफिडेविट 2004 का है, जब स्मृति ईरानी ने चांदनी चौक से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, और दूसरी तस्वीर में दिख रहा एफिडेविट 2014 का है, जब स्मृति ईरानी ने अमेठी में राहुल के खिलाफ चुनावी हुंकार भरी थी। अगर आप गौर से देखेंगे तो एफिडेविट में शैक्षिक योग्यता के खाने में एक बड़ा फर्क आप पाएंगे। 2004 वाले एफिडेविट में लिखा गया है कि वो साल 1996 में स्मृति ईरानी ने दिल्ली स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस से बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है। वहीं 2014 वाले एफिडेविट में लिखा गया है कि स्मृति ईरानी ने स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस से बैचलर ऑफ कॉमर्स किया है। खबर सामने आने के बाद कांग्रेस ने इस एफिडेविट प्रकरण की जांच की मांग रख दी है कि श्रीमती ईरानी ने 2004 के चांदनी चौक के चुनाव में कुछ और योग्यता बताई और 2014 में अमेठी में कुछ और योग्यता बताई है। तो इस पर उन्हें स्थिति का खुलासा करना होगा और इस पूरे प्रकरण की जांच करनी होगी। फॉल्स एफिडेविट अपने आप में एज पर एफिडेविट एक्ट यह गैर कानूनी काम माना गया है। तो मैं समझता हूं कि इस पूरे प्रकरण में भाजपा नेतृत्व को चाहिए कि श्रीमती ईरानी को मंत्रिपरिषद से तब तक बाहर करें जब तक इस मामले की जांच न हो जाए। ये दोनों एफिडेविट अलग अलग कैसे हैं, इसका कोई जवाब अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिर एक ही नेता के दो एफिडेविट में अलग अलग जानकारी क्यों और कैसे दी गई। टीम न्यूज नेशन। तो मीम साहब, क्या हम उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में कांग्रेस इस पूरे मामले पर जरा कोई सख्त कानूनी कार्रवाई की बात भी सोच सकती है? क्या इसे आप लोग बस टेलीविजन डिबेट तक ही सीमित रखना पसंद करेंगे? नहीं, देखिए, हम तो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसकी सफाई पेश करे, इसके बारे में सही जानकारी देश को दे, चूंकि ये कोई मामूली बात नहीं है, ये क्रिमिनल ऑफेंस के दायरे में आता है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है और जरूर हो सकती है जी, और कोई भी कर सकता है। लेकिन हमारा कहना यह है कि हम कानूनी कार्रवाई से पहले भारतीय जनता पार्टी के सही तत्व सामने आए, इसका इंतजार कर रहे हैं और हम जरूर करेंगे। मीम साहब, एक आखिरी सवाल इससे पहले कि हम इस चर्चा को खत्म करें। ये बात आम होती दिखाई दे रही है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते नहीं थक रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस के पास मुद्दों का अभाव हो गया है। हार इतनी जबरदस्त देखी है कि कांग्रेस हर मुद्दे पर अपनी टिप्पणी और एक तरह से बाल की खाल निकालते दिख रही है। क्या ये आरोप अपने आप में सही लगता है आपको? अजय जी, ये आरोप बिल्कुल गलत है, निराधारित है, इसका कोई इसका बेस नहीं है। आप मुझे बताइए कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके बाकायदा पाकिस्तान के और टेररिज्म के खिलाफ पूरी पब्लिसिटी करके चुनाव लड़ा, अगले दिन वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुला लेते हैं और बहुत सारे तर्क हैं उसके पीछे, वो हमने बार बार दिए हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं जी। तो इसको हम कैसे कह देंगे कि साहब वो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने? हमने कहा कि हम हर पीस के कदम का स्वागत करेंगे जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से लोगों को ये सवाल पूछने का हक है कि आपने जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ा था, क्या आप उसके मुताबिक चल रहे हैं? आपने विकास की बात की, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जी। आपने विकास की बात की, अब आप जो है सभा 373 पे ले आए। मैं आगे का एजेंडा भी बता देता हूं आपको पहले से जी। अभी राम मंदिर का मसला उठेगा, उसके बाद कॉमन सिविल कोड का आपके लिए बहुत मसाला होगा डिस्कशन करने के लिए। चलिए, भारतीय जनता पार्टी इसी तरह की बहसों को आगे ले जाकर के जी ध्रुवीकरण करेगी और जब तक स्टेट के चुनाव नहीं होंगे यही माहौल बना करके रखेंगे। चलिए मीम साहब, अगर ऐसा ही है तो फिर हम लोग लगातार चर्चा करते ही रहेंगे। एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे। बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन पर अपनी बातों को सामने रखने के लिए, और वापस आते हैं हम और खबरों के साथ।